तो नो डाउट वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन है, पर पेंडेमिक के बाद एक कंट्री जो वर्ल्ड में उभर के आ रही है जहां ग्रोथ नॉर्मल हो रही है और इनफैक्ट पेंडेमिक की प्री पेंडेमिक के लेवल के ज़्यादा हो गई है, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 3-4 महीने में तो बहुत अच्छी रैली आ गई है। बट अगर आप स्मॉल कैप का देखेंगे लास्ट 18 महीना उसके पहले, सो 18 months बिफोर दिस, यू वुड हैव सीन दैट स्मॉल कैप के रिटर्न्स नेगेटिव थे। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई थिंक सो, अगर आप इंडियन मार्केट को देखें तो इंडियन मार्केट एक ग्रोथ मार्केट है। हमने रिसेंटली देखा कि एक इंडिया की लार्जेस्ट बैंक का मर्जर हुआ, एंड नाउ दैट बैंक इज नाउ अमंग द टॉप 5 बैंक्स इन द वर्ल्ड। एज वी मूव टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेनी कंपनीज इन इंडिया will be the largest company not only in Asia but in the world. अगर ग्लोबल स्लोडाउन है, स्पेशली इन यूएस, Yeah. तो आईटी स्पेंडिंग जो है फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज इन यूएस, यूरोप, हैव एक्चुअली गॉन डाउन। तो अगर हमने लास्ट देखा होगा, काफी ऑर्डर्स फ्रॉम फॉर द बिग आईटी फर्म्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन। आप जब एसआईपी में डालते हो तो आप ये थॉट से डालिए कि मेरे को ये पैसा 3 या 5 साल तक देखना नहीं है, वेदर ये फंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कैटेगरी अच्छी कर रही है नहीं कर रही, वो तो आप अगर 6 महीने में डिसाइड कर दोगे तो गलत हो जाएगी, राइट। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 3-5 साल के व्यू से डाल दीजिए, और जैसे मैंने बताया एक गोल के साथ आप अगर अलाइन कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और हर एपिसोड में वी गेट समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज, विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पेस. And today we have with us someone very special, Mr. Vaibhav Shah. He is the head for business development strategy and international sales at Mirae Asset AMC and has over 17 years of experience in the field of financial services and stock markets. Prior to this assignment, Mr. Shah was head product marketing and corporate communications and was handling product development functions of the AMC since August 2011. Prior to joining the AMC, he was the product manager mutual funds and alternate investment products at DBS Bank Limited, and Mr. Shah has also worked as product manager Indian equities with ICICI Bank Limited and is associated with organizations like Karvy Stock Broking Limited and India Bull Securities Limited. So hi everyone, and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. जैसे आप सबको पता है कि हर एपिसोड में we get someone with a lot of experience and a lot of knowledge, from the stock markets, mutual funds, to answer all our questions. तो आज हमारे साथ वी हैव मिस्टर वैभव शाह. So Vaibhav is the head for business development strategy and international sales at Mirae Asset. So hi Vaibhav, and welcome to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining us today. Yeah. So Vaibhav, let's start with the questions, and I think we have a lot of interesting questions lined up for you. And I think सबसे पहले हम थोड़ा global economy की बात करते हैं, and the fact कि how much dependency we have on China. तो अभी देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी ने हैज शेयर इट सीन ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. हमें सबको पता है कि देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन आई थिंक एक जो बड़ा फैक्टर है जो अभी हम सबको शायद थोड़ा वरी कर रहा है इज द फैक्ट कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम चाइना, राइट. चाइना का जो एक्सपोर्ट है फेल द मोस्ट इन 3 years in the month of June, up to a lowest of say 12.4% year on year. And that's obviously because there's a lot of stress which is there in the economy. तो आपके ओपिनियन में ये जो स्लो डाउन है, क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे हो सकता है? Thanks, Namrata, and शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन दिस इंटरेस्टिंग सेशन. तो जैसे आपने बताया, चाइनीज़ इकोनॉमी में काफ़ी स्लो डाउन चल रही है, और ये स्लो डाउन लास्ट अगर आप देखें तो 3-4-5 साल से चल रही है. तो ये ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन एकदम इमीडिएट आया है चाइनीज़ इकोनॉमी में. अगर आप आईएमएफ का डेटा देखें तो आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रही है कि चाइना का ग्रोथ 5% के नीचे हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर.
एंड अगर आपने देखा होगा 10 साल पहले, डेकेड के पहले, चाइना वर्ल्ड की ग्रोथ इंजन थी। तो चाइना में 8-10% हम्म। ग्रोथ हुआ करता था। तो 8-10% ग्रोथ से चाइना का ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गया है। सेकेंड, अगर अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर आप देखें, तो वर्ल्ड इकोनॉमी भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 2.8% जितना ही, और उसमें यूएस का ग्रोथ खाली 1.6% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आईएमएफ का अच्छा। अगर सेम डेटा देखें, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी 6% से ग्रो होगी। तो नो डाउट वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन है। पर पेंडेमिक के बाद एक कंट्री जो वर्ल्ड में उभर के आ रही है जहां ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, और इनफैक्ट पेंडेमिक की प्री पेंडेमिक के लेवल के ज़्यादा हो गई है, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो वर्ल्ड में अगर स्लो डाउन होगा तो नो डाउट इंडिया को असर पड़ेगा। बट कंसिडरिंग इंडिया की डेमोग्राफिक्स, दी फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म, मेरे को लगता है कि इंडिया में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। एक और चीज़ मैं नम्रता बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट 3-4 साल में बहुत फोकस आया है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम, या हम बोल सकते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। तो अगर आप बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज देखेंगे, तो वो अपनी प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग और काफ़ी चीज़ फ्रॉम चाइना, दे आर ऑल्सो मूविंग इट टू इंडिया। तो इंडिया में काफ़ी फोकस आ रहा है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, तो शायद एक वजह इंडिया है, क्योंकि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया में ग्रोथ स्लो नहीं होगा। तो ये आई थिंक से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और अगर चाइना का ग्रोथ 4-5% रहेगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई थिंक द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ पे कहीं पे कुछ भी होता है तो एटलीस्ट हमें लगता है कि इंडिया को तो इम्पैक्ट होता ही है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद सो मेनी नेशंस. करेक्ट। So I guess this, yeah, fair enough. But I think it's a positive thing. हम जिनसे भी बात करते हैं, everyone is saying कि we don't have much to worry about. So it's a good thing. यस। Fair enough. Okay. So I think another question that I have for you, Vaibhav, is that एक time होता था जब market की direction was decided based on foreign investors, right? यस। अगर FIIs पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, it would almost mean कि इंडियन मार्केट गिरेगी. आई थिंक अब जो है ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो चुका है. अभी देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दे वर द नेट सेलर्स इन FY 22 एंड 23, लेकिन फिर भी निफ्टी ने अपने रिटर्न्स को सस्टेन किया टू 18.8% इन FY 22 एंड अबाउट -0.6% इन 23. तो आपके ओपिनियन में कैन इंडियन स्टॉक मार्केट स्टिल डू वेल विदाउट मच ऑफ सीरियस FII contribution? नहीं, नम्रता, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स के स्टॉक्स बेचे हैं, तो मार्केट्स में काफ़ी करेक्शन आया है। तो अगर हम 2008 का करेक्शन देखें, 2011 या 13 में करेक्शन देखिए, तब काफ़ी एफआई सेलिंग थी और मार्केट्स में काफ़ी शार्प करेक्शन था। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उभर के आई है, और जैसे आपने देखा होगा, ग्रो में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे हैं। एंड एसआईपी एक इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर हो गया है कि डोमेस्टिक फ्लोज आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो अब महीने के 14,000 करोड़ इंडस्ट्री को आ रहे हैं थ्रू एसआईपी। मेरे हिसाब से 14,000 करोड़ भी बहुत छोटा फिगर है। अगर आप इंडिया की डेमोग्राफिक्स देखिए, तो हमारे पास आज भी 3.8 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ही है इन अ पॉपुलेशन ऑफ 143 करोड़। तो डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ते जाएंगे, और आप ग्रो और बहुत सारी साइट जो फोकस करवा रही है टू रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन एसआईपी विल हेल्प इन अ लॉन्ग वे। तो अच्छा. डोमेस्टिक फ्लोज विल हेल्प निगेट नेगेटिव सेंटिमेंट्स जब एफआई आउटफ्लोज आते हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इंडियन इकोनॉमी को हम देखें, वी आर ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, and we are now moving to become the 3rd largest economy in the world by 2030. तो 5-7 साल में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। इस टाइम में अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में घटेंगे नहीं, इनफैक्ट और काफ़ी आने चाहिए। ये लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो एक टेक्निकल रीज़न था, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ गए थे, ऑलमोस्ट जीरो से
5% बढ़ गए, 5% तक चले गए थे। सो काफ़ी फॉरेन कैपिटल लास्ट ईयर चला गया था। बट अगर हम देखें लास्ट 3 महीने में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट $20 बिलियन इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किए, और इसकी वजह से हम देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली आई है। तो नो डाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की डिपेंडेंस इंडियन मार्केट के लिए कम हो गई है। बट मेरे हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आते रहेंगे, क्योंकि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी उभर के आ रही है। अगर हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर इकोनॉमी है तो इंडिया है। तो कैपिटल ग्रोथ को चेज करता है, और वो पैसा इंडिया में डेफिनेटली आएगा। मैं आपको खाली एक एनालॉजी नहीं देना चाहता हूँ। वी आर फ्रॉम कोरिया, और कोरिया में बहुत साल तक फॉरेन इन्वेस्टर्स माल बेच रहे थे, बट कॉस्पी जो कोरियन इंडेक्स था वो बढ़ते जा रहा था, बिकॉज कोरियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैड बिकम वेरी लार्ज, एंड बिकॉज उसका पैसा काफ़ी हो गया था, तो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फ्लोज कम हो गए थे। आई थिंक सो ये ट्रेंड धीरे धीरे इंडिया में भी होगा कि हमारी डिपेंडेंस फॉरेन कैपिटल से कम हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से फॉरेन मनी भी इंडिया में काफ़ी आएगा ओवर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, और फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों पैसा आएगा। तो आप इमेजिन करिए इंडेक्स कौन सी लेवल पे हो सकता है। Yeah, yeah. We're already seeing decent highs at this point, but yeah, you're right. Absolutely. Okay, so I think now we'll talk a little bit about certain categories of mutual funds which are available, and I think आजकल talk of the town is the small cap funds. And what I've realized is कि हमेशा जब भी किसी एक कैटेगरी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, एक जनरल सेंस ऑफ वरी शुरू हो जाता है, राइट? कि अभी क्या हम दूसरा क्रैश देखेंगे। In small cap funds, if we see a blockbuster year is generally followed by a bad year. तो in your opinion, जो small cap funds के investors हैं, right? Should they be cautious कि अभी मतलब हमें क्या करना चाहिए small cap funds के साथ, या is there something to worry about? Right? और देखा जाए तो अभी काफ़ी small cap funds ने जो है one time investment भी रोक दी है। तो as an investor, मेरी strategy क्या होनी चाहिए in small cap funds? यू आर एब्सोल्युटली राइट नम्रता। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 3-4 महीने में तो बहुत अच्छी रैली आ गई है। बट अगर आप स्मॉल कैप का देखेंगे लास्ट 18 महीना उसके पहले, सो 18 मंथ्स बिफोर दिस, यू वुड हैव सीन दैट स्मॉल कैप के रिटर्न्स नेगेटिव थे। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी एंट्री पॉइंट कब है। तो एंट्री पॉइंट से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगर हम 3 साल या 5 साल का डेटा भी देखेंगे, तो एक्चुअली स्मॉल कैप इंडेक्स हैज अंडर परफॉर्म लार्ज कैप इंडेक्स, ये स्ट्रॉन्ग रैली के बाद भी। तो एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर स्मॉल कैप। बट अगर आप देखें काफ़ी पैसा स्मॉल कैप फंड्स में आया है, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन के सर्च फॉर अल्फा इज देयर। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड वेयर अल्फा जनरेशन कैन हैपन। और इंडिया अगर आप देखें तो एक ग्रोथ स्टोरी है, और ग्रोथ स्टोरी खाली लार्ज कैप्स में नहीं हो सकती, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप्स में भी है। तो ग्रोथ अक्रॉस मार्केट कैप्स में हो सकती है। बट एक चीज़ ऑलवेज इंडियन मार्केट्स में एक रिस्क जो रहता है कि जब तेजी होती है तो सब चीज़ अच्छी दिखती है, लाइक यू सेड नम्रता। जब मंदी आती है तब एक्चुअली पता चलता है कि रियल टेस्ट होती है, यू डिफरेंशिएट मैन वर्सेस द बॉयज। वैसे स्मॉल कैप्स की रियल स्ट्रेंथ पता चल जाती है, बिकॉज जब मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो जाती है तब लिक्विडिटी ऑफ स्मॉल कैप डिसअपियर हो जाती है। तो हमने टाइम एंड अगेन देखा है जब मार्केट सेंटिमेंट्स खराब होते हैं तो स्मॉल कैप में करेक्शन भी काफ़ी आ जाता है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स जब स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका टाइम फ्रेम 3 इयर्स नहीं होना चाहिए। आइडियली इनका टाइम फ्रेम 7 to 10 इयर्स होना चाहिए। बट जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स आजकल लमसम में पैसा नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो एक कारण ऐसा भी है क्योंकि वंस योर फंड बिकम्स वेरी लार्ज इन साइज और आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी इतनी नहीं है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो आप इतने इजीली स्टॉक्स एंटर और एग्जिट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो उभर के आ रही है वो है मल्टी कैप कैटेगरी। क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, 25% लार्ज कैप,
25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप लेने की। तो आइडियली आप उस कैटेगरी में मिड और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 60-65% या 70% भी ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ प्योर स्मॉल कैप फंड, आज के टाइम में इन्वेस्टर्स एक मल्टी कैप फंड में ले सकते हैं, जहां फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उनको लगता है कि स्मॉल कैप वैल्यूएशन और लिक्विडिटी में इशू है, तो वो लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा देंगे। और लगता है कि नहीं, स्मॉल कैप का एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, तो स्मॉल कैप का एलोकेशन भी बढ़ सकता है। सो इट कैन चेंज फ्रॉम 25 to 50%. तो माई सेंस इज के इन्वेस्टर्स who come to small cap ideally should invest 7-10 years, but funds which are very large in size, जो बहुत बड़े हो गए, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए बिकॉज लिक्विडिटी की इम्पैक्ट आती है। बट एक और ऑप्शन जो है इन्वेस्टर्स के सामने वो है मल्टी कैप, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। Okay, fair enough. So, talking about multi-cap funds, because, since we're already talking about multi-cap funds, let me ask you a question around that. Sure. The beauty of multi-cap funds is कि वो अलग-अलग market conditions को navigate कर सकते करेक्ट। हैं, right? तो आपके ओपिनियन में हाउ सूटेबल आर मल्टी कैप फंड्स ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स? क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में जैसे आपने बोला वो 25% इन ईच कैटेगरी हो जाता है, सो विच ऑल्सो मीन्स कि वो एक रिजिडिटी आ जाती है, राइट? एंड वंस वी हैव दैट रिजिडिटी, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग टू होल्ड मल्टी कैप फंड्स ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स? देखो, एक चीज है, एंड आई रिमेंबर अ ब्यूटीफुल फ्रेज बाय वॉरेन बफे विच सेज दैट whenever volatility is there, consider volatility as your friend, not your enemy. क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको एक अच्छी एंट्री पॉइंट भी मिलती है। देखो, आज अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारा व्यू इन्वेस्टमेंट्स का एक 3, 5, 10 ईयर का पीरियड होना चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स दैट हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट जब करिए तब एक गोल के साथ अलाइन करिए। बिकॉज आप अगर एक गोल के साथ अगर इन्वेस्टमेंट्स अलाइन करोगे तो आपको वोलेटिलिटी मार्केट्स में नहीं दिखेगी, आप रिटर्न चेजर से गोल चेजर हो जाओगे, तो वोलेटिलिटी आपकी फ्रेंड बन जाती है। तो यू आर राइट नम्रता, के उसमें एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है कि 25-25-25 लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होना चाहिए। बट अगर हम देखें, the advantage also it gives you is that even if markets are volatile, आप लार्ज कैप को 25 का ऑलमोस्ट 50% भी कर सकते हैं। बट मिड और स्मॉल कैप में आपको 65 और 70% मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर मार्केट सिनेरियो वोलेटाइल है और आपको मिड और स्मॉल कैप में मिनिमम 65 या 70% करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा ये कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट खाली 25% हो जाएगा इन ईच कैटेगरी। तो ये एक ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कंपेयर टू प्योर मिड और स्मॉल कैप फंड्स। तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से अच्छी कैटेगरी आएगी, और यहाँ पे फंड्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं इन साइज, एंड दे कैन मैनेज साइज एंड स्केल विदाउट नीड टू क्लोज द फंड्स, बिकॉज आप लार्ज कैप भी खरीद सकते हो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। But just to conclude on this, Namrata, volatility, I want to again reiterate to investor, उसको आप एनिमी मत समझिए। जैसे हम हम बोलते हैं अगर हार्ट अटैक आ गया या कुछ है तो योर हार्ट बीट गो अप एंड डाउन। तो इफ योर हार्ट बीट्स गो फ्लैट, you know what that does, it does mean. Yeah. So Yeah. we want it to go up and down. Similarly, markets have to go up and down, because the moment they go down, they give you a good entry point. और मैं मानता हूं अगर इन्वेस्टर्स एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करें तो उनको हर फॉल का एक बेनिफिट मिल जाता है, और ये कैटेगरी में फिर रिटर्न जनरेशन काफ़ी अच्छी बन सकती है। Okay, fair enough. Since we were talking about volatility and you spoke about large cap funds and mid cap funds, let me ask you a question around that. As investors, हम obviously actively managed funds में invest करते हैं because those funds have the ability to beat the market, right? अब हमने ऐसे काफ़ी equity funds categories देखे हैं जिन्होंने benchmarks को beat किया है। For example, अगर हम देखें some of those categories like large cap funds, large and mid cap funds, and mid cap funds, so generally, are considered to be relatively safe funds. श्योर।
they have failed to beat the benchmark in 2023. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? एंड जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन कैटेगरीज़ में इन्वेस्ट किया है, शुड दे बी वरीड अबाउट द अंडर परफॉर्मेंस? और एज़ एन इन्वेस्टर मुझे कितना वेट करना पड़ेगा फॉर दीज़ फंड्स टू स्टार्ट परफॉर्मिंग? Very good question, Namrata. And I am myself also an investor, so I also take, I understand that this is a, very logical question investors will have. But अगर हम देखें आज के दिन पे भी, there are about maybe 20-30% large cap funds which are still able to Yeah. beat the benchmark. एंड आई थिंक सो अगर आप इंडियन मार्केट को देखें तो इंडियन मार्केट एक ग्रोथ मार्केट है. हमने रिसेंटली देखा कि एक इंडिया की लार्जेस्ट बैंक का मर्जर हुआ एंड नाउ दैट बैंक इज नाउ अमंग द टॉप 5 बैंक्स इन द वर्ल्ड. एज वी मूव टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेनी कंपनीज इन इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कंपनी नॉट ओनली इन एशिया बट इन द वर्ल्ड. तो Yeah. काफी कंपनीज में हम लीडर्स हो जाएंगे सेक्टर वाइज इन द वर्ल्ड. क्योंकि अगर हम डेमोग्राफिक्स देखिए तो पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ पीपल, आप अज्यूम कर सकते हो कि कंज्यूमर बेस कितना स्ट्रांग है. तो मेनी कंपनीज डोंट नीड टू इवन गो आउटसाइड इंडिया, द ह्यूज मार्केट इज इन इंडिया. तो मेरे हिसाब से लार्ज कंपनीज इन इंडिया विल बिकम वेरी वेरी लार्ज इन द नेक्स्ट 10 years. तो एक साल या 2 साल शायद कोई कैटेगरी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. उसका ये रीजन है कि बहुत कम स्टॉक्स ने रिटर्न जनरेट किया है. अगर आप 5 साल 10 साल भी देखेंगे तो तब आप देखोगे मेनी लार्ज कैप फंड्स हैव बीन एबल टू बीट द बेंचमार्क. एक एनालॉजी मैं देना चाहता हूं बिकॉज ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड क्रिकेट मोर देन मार्केट्स. तो अब वी हैड सीन दैट वन ऑफ आवर best batsman, Mr. Virat Kohli, had gone through a tough phase of 1 or 2 years. Now, Yeah. Indian team persisted with him because you felt he has a talent, he has a right technique and everything, and you see the way he's bounced back. तो if you feel कि अगर funds जो आप invest कर रहे हो उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सही है, फंड मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है और उनकी पास्ट में एबिलिटी रही है टू जनरेट अल्फा, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग हैज चेंज्ड. large cap funds will continue to generate alpha in the long term. Shayad all funds may not, but selected funds will still outperform the benchmark. और मेरा तो ये मानना है कि इंडियन लार्ज कंपनीज जैसे मैंने बताया will become very very large in size and scale. If you want to see इंडिया में लार्ज कैप का डेफिनेशन है टॉप 100 कंपनीज, बट 100th कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो इज नॉट इवन 1% of the world's largest companies. So Indian companies, large companies are still, I would say, mid cap or small cap in global context. In the global Yeah, अगर आप देखो तो context. Apple's market cap is almost equal to India, right? तो ये clear आपको direction दे रही है कि this will not happen in the next 10 years. Indian large companies will become very larger in size. तो large cap companies में भी return बहुत अच्छा बनेगा and well managed funds will continue to give good alpha, good returns. पर आपको उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां फंड मैनेजमेंट टीम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्ट्रांग है, तो अल्फा जनरेशन मेरे हिसाब से कंटिन्यू होगी. So I guess we can very confidently say कि growth opportunities इतनी हैं कि चाहे वो large cap, mid cap and of course small cap, in any category you will see that growth happening, right? Which should lead यू आर to a एब्सोल्युटली better राइट performance. नम्रता कि अगर इंडिया यहाँ से ग्रो होगा तो हर चीज ग्रो होगी. ऐसा नहीं कि हर लार्ज चीज कैप ही grow. ग्रो होगा या स्मॉल कैप, एवरीथिंग विल ग्रो. एंड आई कैन टेल यू मार्केट इटसेल्फ विल ग्रो अ लॉट. Absolutely. Fair. Okay. So I think now we're going to discuss about a very interesting category जिसमें अभी हमने बहुत inflows देखे हैं in the recent past, which is a little surprising for a lot of us, who've been in the industry for so many years and who've been investing. I've been an investor for 20 years और ये trend मुझे काफ़ी surprising लग रहा है कि एक जो category है contra funds, they are picking up a lot of steam. Contra funds ने net inflows देखे of about 2,240 odd crores in June alone. और जो मई में करीब 582 odd crores था, which is such a big jump. तो आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों हो रहा है? लोग कॉन्ट्रा फंड्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं?
एंड देन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जब हम कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर क्या मुझे कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड मेरा टाइम होराइजन क्या होना चाहिए शुड इट बी पार्ट ऑफ माय कोर स्ट्रैटेजी सैटेलाइट स्ट्रैटेजी सो जस्ट थ्रो अ लिटिल लाइट ऑन कॉन्ट्रा फंड्स एंड देन टेल अस कि ऐसा ट्रेंड रिवर्सल ये क्यों हो रहा है. very interesting point you brought, Namrata, is that एक कॉन्ट्रा फंड या वैल्यू फंड जो एक कैटेगरी है, तो आप इधर वैल्यू फंड लॉन्च कर सकते हो एज एन एसेट मैनेजर या कॉन्ट्रा फंड. तो अगर हमने लास्ट ईयर देखा तो लास्ट ईयर वैल्यू स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए. तो अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर बहुत सारी पीएसयू कंपनीज के शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ गए. देयर वर मेनी बैंकिंग पीएसयू स्टॉक्स ऑल्सो विच डिड वेरी वेल. तो असेंशियली कॉन्ट्रा क्या होता है, जब आप मार्केट की जो डायरेक्शन चल रही है उससे एक डिफरेंट ओपिनियन लेते हो या कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते हो या आप एक आउट ऑफ फेवर चीज लेते हो. तो कभी कभी क्या होता है, वो जो आउट ऑफ फेवर चीज है वो चलने में ज्यादा टाइम लगती है. तो इन कॉन्ट्रा फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. And we have seen that in contra funds, usually investors should have a time frame of at least 5 years when they invest. Because आपने अगर contra fund में invest किया और आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स जल्दी हो जाएगा, तो ये नहीं होती, क्योंकि ये स्टॉक्स थोड़ा आउट ऑफ फ्लेवर है. तो उनको फ्लेवर आउट ऑफ फेवर क्यों है, क्योंकि इधर कुछ मैनेजमेंट चेंज हो गया या कुछ सेक्टर का आउटलुक में कोई इम्पैक्ट आ गई. तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट्स उनको वो वैल्यूएशन या पी नहीं दे रही है. तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. सेकंड, ये ग्रोथ और वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नम्रता या कॉन्ट्रा, क्योंकि आपके लिए जो ग्रोथ हो सकता है शायद मेरे लिए वैल्यू हो सकता है. तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ग्रोथ वैल्यू या कॉन्ट्रा क्या है. तो मेरे हिसाब से असेंशियली लास्ट एक साल में ये पैसा इस कैटेगरी में इसलिए आया है क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया विच वर आउट ऑफ फेवर, और लास्ट एक साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है. एक साल में शायद ग्रोथ स्टॉक्स इतने अच्छे नहीं चले जितने पीएसयूज और बैंक्स और ये सब के शेयर प्राइस. एक म्यूचुअल फंड में ऑलवेज एक डिस्क्लेमर रहता है जब आप पढ़ते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट कंटिन्यू. तो इन्वेस्टर्स को ये ऑलवेज कंसिडर करना चाहिए व्हेन दे इन्वेस्ट. लास्ट एक साल का रिटर्न देख के अगर आप उस कैटेगरी में आएंगे तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा. तो आपको अगर वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करना है, यू शुड डेफिनेटली डू, बट योर टाइम फ्रेम हैज टू बी 5 year प्लस. फर्स्ट. सेकेंड इज लाइक यू सेड, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को करना चाहिए. आई डोंट थिंक सो. फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनको शायद एक कैटेगरी है बैफ विच इज बैलेंस्ड एडवांटेज, जहां आपके लिए इक्विटी और डेट दोनों की एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट लेवल्स डिसाइड हो जाती है. हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि असेट एलोकेशन एक्चुअली ड्राइव्स मोर रिटर्न. नम्रता, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी विच सेज दैट 90% ऑफ द रिटर्न्स कम्स फ्रॉम असेट एलोकेशन एंड मार्केट टाइमिंग से शायद खाली 5% रिटर्न बनते हैं. बट हमारे सब इन्वेस्टर्स का फोकस रहता है 90% ऑफ द टाइम मार्केट टाइमिंग. तो अगर असेट एलोकेशन इज द मेन फोकस, तो बैफ या बैलेंस्ड एडवांटेज एक अच्छी कैटेगरी है थ्रू विच फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स कैन कम. उनको इक्विटी एक्सपोजर भी एज मार्केट्स चेंज, मार्केट वैल्यूएशन हाई हो जाएंगे तो इक्विटी कम हो जाती है, मार्केट नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली इक्विटी ज्यादा हो जाती है. तो दैट कैन बी अ गुड फर्स्ट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. I don't think so. Value is a first sort of a product, and value is more like a satellite thing, like you said, Namrata. I don't think so. It's a part of a core portfolio. आपके पास में core portfolio में शायद होने चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप, मल्टी कैप सॉर्ट ऑफ फंड्स, और फिर एज सैटेलाइट आप एक दो सेक्टर फंड्स ले सकते हैं जैसे बैंकिंग या फार्मा, or value will fall in that kind of a tactical sort of play, or a tactical play rather than a core strategy. Fair enough. I think can we confidently say, वैभव, कि अगर हम equity funds में in general invest कर रहे हैं तो long term horizon तो रखना ही चाहिए, चाहे वो contra हो, value हो,
or any other category for that matter. Would you agree with me on that? No, no, absolutely, Namrata. As I said earlier also, in India, what happens is we all look at market levels and we get our decision making is based on markets. So I was just Yeah. making a presentation just few days back, and that time market was at 65,000 levels. And the Indian economy is currently is a $3.3 trillion, जो नेक्स्ट 5-7 साल में $6.5 ट्रिलियन हो जाएगी, मतलब यहाँ से डबल हो जाएगी. तो मैंने ऑडियंस को यही पूछा कि आपका फोकस 65,000 पे होना चाहिए या $6.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे होना चाहिए, विच विल मेक अस द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो अगर आपका फोकस होना चाहिए कि एज इकोनॉमी विल ग्रो, तो इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली ग्रो हो ही जाएगा. तो हो ही जाएगा. एज इन्वेस्टर्स आपका फोकस मार्केट लेवल से हटा देना चाहिए. और जैसे मैंने बताया, फर्स्ट बिकम अ गोल चेजर, नॉट अ रिटर्न चेजर. तो आप हर इन्वेस्टमेंट्स को एक गोल के साथ अलाइन करिए. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 10 years, you put a goal that I want to buy for a kid's education or for a dream house or something. In 5 years you want to buy a new car or something. So put it for a goal. uh, if your goal has not come and market has gone up a lot, तो आपकी गोल है सपोज BMW कार लेनी है और मार्केट बढ़ गया और आपने इन्वेस्टमेंट खाली 1 साल का किया है और आप सोचो कि नहीं अब मैं रिडीम कर दूं, तो आप रिडीम करके खाली BMW के टायर्स ले पाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो आपका गोल कार लेना है तो आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 साल के बीच में निकल जाओगे तो यू विल नॉट रीच दैट. सो चेंज योर टाइम फ्रेम फ्रॉम बीइंग अ रिटर्न चेजर टू गोल चेजर एंड इन्वेस्ट एटलीस्ट फॉर 3-5 years. मैं आपको बताता हूं कि ऐसा लग रहा है कि द नेक्स्ट 10-20 years बिलोंग्स टू इंडिया. एंड इफ दैट इज द टाइम फ्रेम, 10-20 years बिलोंग्स टू इंडिया, तो आप रिडीम करके कहाँ इन्वेस्ट करोगे? यू शुड आइडियली बी इन्वेस्टिंग हियर ओनली. सो इन्वेस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. Yeah, I mean, I completely agree with you, but then I also feel कि जब हम invest करते हैं ना, तो it's a lot about our behavior. करेक्ट. I mean, I think all of us know these concepts, but if we can control our behavior and the temptation to sell or buy, depending on the market level, I think we'll be great investors. नहीं नहीं, just to add to this, But yeah, Namrata, you've seen a beautiful study which says fund returns are this much, but the investor returns are low, and that is because of that exactly. behavior thing. So like you rightly said, अगर हमने हमारा behavior change कर दिया तो हमारा investment experience बहुत सुधर जाएगा. बहुत अच्छा रहेगा. Yeah. Okay. So now we're going to talk about another category. जब हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला कि आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग और फार्मा. आपने एक सेक्टर का नाम नहीं लिया जो इन्वेस्टर्स का जनरली फेवरेट सेक्टर होता है. आई एम श्योर यू नो विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज द टेक्नोलॉजी सेक्टर, राइट? इट इज समथिंग विच पीपल आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट राइट नाउ. लेकिन अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर वाज अ फेवरेट सेक्टर एट सम पॉइंट, फिर it became the worst performer in 2022, and काफी investors ने they saw their share of pain. अब जैसे आईटी स्टॉक्स में हम ये रैली देख रहे हैं, एज अ न्यूबी इन्वेस्टर क्या मुझे आईटी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर at this stage is this the right time to start investing in IT sector funds? नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा है नम्रता, बट आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. कि सेक्टर ऑलवेज गोज थ्रू अ साइकिल. एंड आईटी में अगर देखें तो जब पेंडेमिक चालू हुआ था तो दी ओनली थिंग विच केप्ट ऑल ऑफ अस अलाइव वाज आईटी. आज भी हम एक कॉल कर रहे हैं तो मे बी वी आर यूजिंग आईटी. तो आईटी का यूजेज अगर हम देखें तो मैसिवली बढ़ गया. बट आईटी जो सेक्टर है, जैसे नम्रता आपने पहले बताया था कि इंडिया वर्ल्ड के साथ काफ़ी लिंक्ड हो गई है. तो अगर ग्लोबल स्लोडाउन है, स्पेशली इन यूएस, Yeah. तो आईटी स्पेंडिंग जो है फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज इन यूएस, यूरोप हैव एक्चुअली गॉन डाउन. तो अगर हमने लास्ट देखा होगा, काफ़ी ऑर्डर्स फ्रॉम फॉर द बिग आईटी फर्म्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन. We've seen that one of the large IT firms just announced their result, and the results have been below expectation. थोड़ी guidance cut भी हो गई है, and that's why some of the large IT firms have seen a correction in price. मेरे हिसाब से IT सेक्टर को थोड़ा 6 महीना 12 महीना शायद पेन रह सकता है.
और क्योंकि ग्लोबल स्पेंडिंग टुवर्ड्स आईटी थोड़ी कट हो गई है। ये सेक्टर इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, वन ऑफ आर हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स। एंड अगर इंडिया वर्ल्ड में अगर एक चीज हम बहुत स्ट्रांगली बोल सकते हैं, हम वी आर द लीडर्स, इट्स इन आईटी। तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑलवेज रहेगी। बट मेरे हिसाब से एट दिस मोमेंट नेक्स्ट 6-12 मंथ्स थोड़े टफ रहेंगे। तो ये सेक्टर शायद दूसरे सेक्टर से अंडर परफॉर्म करेगा। अगर इन्वेस्टर्स को एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना है टुवर्ड्स आईटी सेक्टर, तो उनको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। आई थिंक सो दे शुड डू एन SIP so that all corrections can be brought in. But at this moment, Namrat, I think there are better sectors like banking and pharma compared to IT. So I would still suggest if someone wants to invest in thematic, तो शायद better themes है compared to IT. फेयर One एनफ। more thing, मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है। sorry, one more thing, Namrata, was that ग्लोबली हमने देखा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियलिटी हो गई है। एंड दिस इज अ ट्रेंड विच विल हैपन। I want to just narrate an incident. I was in Singapore last month, or I had ordered something, and the person who delivered to my room was not a person, it was a robot. And the same thing happened in breakfast. The person who was serving food was a robot. So, world over, a lot of things, technology will not require manpower. Technology will change drastically from what we know. So IT will take a play a big role here, but the traditional IT firms might be impacted. So आपको IT में भी innovation काफी करना पड़ेगा to compete. Yeah. Yeah, I mean, robots taking over humans, it could have a two-way conversation. कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है for all of No, us. absolutely. But that's a conversation for a later time, I think. All right. Okay. So I think another conversation, I think this is a question जो हमारे बहुत सारे investors भी पूछते हैं. That's around ELSS as a category. ELSS as a category में सिर्फ they gave us about 8.19% returns in the first half of this year, right? Beating the benchmark, of course. लेकिन अभी अगर हम न्यू इनकम टैक्स रेजीम देखें तो उसके लिए एज एन इन्वेस्टर आपको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली टैक्स डिडक्शंस आर नॉट काउंटेड इन द न्यू टैक्स रेजीम। तो एज एन इन्वेस्टर ये जो ELSS फंड्स होते हैं ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, इफ़ आई लीव द टैक्स एंगल असाइड, राइट? तो कैन यू हेल्प us understand ki how important are these funds, say if I compare it to any of the other diversified equity funds like flexi cap या multi cap funds? So Namrata, you are right. Actually, ELSS is one of the most beautiful categories. Um, and if you consider taxation, maybe let me add first the taxation and then non-taxation. Yeah. अगर आप उनका ATC का टैक्स बेनिफिट देखें, तो ये कैटेगरी जो वेल्थ क्रिएशन दे पाती है वो कोई कैटेगरी नहीं दे पाती। सेकंड इज एक ELSS कैटेगरी का जो एक एडवांटेज है कि 3 इयर्स की लॉक इन होती है। नाउ ये लॉक इन दो इंपॉर्टेंट चीज सर्व करती है। एक, फंड मैनेजर को आप एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हो कि आप कोई भी स्टॉक पे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है रिडेम्पशन प्रेशर नहीं है, तो वो स्टॉक्स में एक थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी एक एडवांटेज में आती है बिकॉज रिडेम्पशन प्रेशर नहीं होते, तो दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग एंड एक पूरी साइकिल को आप अच्छे से राइड कर सकते हो। सेकंड, फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के इन्वेस्टर भी 3 साल लॉक इन रखता है अपने पैसे। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने बताया नम्रता, जब मार्केट अच्छी होती है तब हम सबको लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर दो, बट ELSS में आपकी लॉक इन है 3 साल, तो आप रिडीम नहीं कर सकते। हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम 3 साल रखें तो इंडियन मार्केट हैज नेवर गिवन नेगेटिव रिटर्न्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो अगर हम लास्ट 25-30 साल देखें तो ऑन अ रोलिंग बेसिस ओवर 3 ईयर पीरियड्स मार्केट हैज ऑलवेज डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आपको क्लियरली बता रही है कि 3 साल का टाइम फ्रेम रखोगे तो आपकी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो
ये इन्वेस्टर्स की बेनिफिट में भी हो जाता है कि एक लॉक इन हो गई तो एक डिसिप्लिन हो गई। और आपकी बिहेवियर जो हम बात कर रहे थे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें आपकी बिहेवियर में आपको ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए तो भी रिडीम नहीं कर सकते। तो इट हेल्प्स इन दैट सेंस। So ELSS is a beautiful category both from fund manager, investor perspective. If we leave aside the tax angle, then ELSS becomes like any other category or a flexi cap category, only that it has a 3 year lock-in. तो अगर इन्वेस्टर्स को 3 साल लॉक इन से कंसर्न है, then they can maybe go to different categories like flexi cap and all, which have a similar sort of style like a tax saver funds or ELSS funds. But if they are, wanting to give a 3 year window, then they can still continue with ELSS. So it's all only boils down to कि इन्वेस्टर को 3 साल पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ELSS में SIP करते हैं तो आपको ईच इंस्टॉलमेंट से 3 इयर्स आपका लॉक इन पीरियड है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका टाइम फ्रेम एक्चुअली 5 से 7 हो जाता है टिल द टाइम यू कैन रिडीम। So if your time frame is long, please do continue to invest in ELSS. If you are using it for tax planning, there is no better option than ELSS, I would believe. Uh, Yeah. so that's how I would say you can look at this category. Okay. All right. I think especially जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो काफी अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, उनको शायद ELSS में डाल देना चाहिए। तो 3 साल के लिए तो दे वुड बी लॉक्ड इन। No, absolutely, Namrata. That's what I was saying कि एक अच्छा एडवांटेज है, 3 साल पैसे डाल के भूल जाओ। भूल जाओ, yeah. Okay. So now we're going to talk about something interesting, which is SIPs, of course. अगर देखा जाए तो SIP is given as a solution for everything and it's considered to be the most powerful tool when it comes to investing strategies. लेकिन SIPs हमें instant gratification नहीं देती हैं। म्यूचुअल फंड SIPs आजकल जो है देखा जा रहा है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स काफ़ी इन्फ्लोज भी आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है अपने SIPs को पॉज कर देते हैं या फिर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि एज अ न्यू इन्वेस्टर आपके पास उतनी पेशेंस नहीं रहती है, राइट? तो आपके ओपिनियन में इन्वेस्टर्स को अपनी SIPs को क्यों पॉज नहीं करना चाहिए और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड व्हाट इज द आइडियल टाइम होराइजन अगर देखा जाए तो फॉर एन SIP? So Namrata, you have actually asked a very, very, very important question, and I would personally believe most important question for retail investors. How do you invest in SIP? तो पहले तो मैं बताऊं कि एक चीज जो मैं मानता हूं एज एन इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कि वी हैव सक्सीडेड इज टू ब्रिंग अ कल्चर ऑफ SIP, एंड आई मस्ट ऑल्सो हियर क्रेडिट ग्रो। मैं जो भी कम्युनिकेशन देखता हूँ ऑल also is around SIP and how SIP is the right way of investing. इनफैक्ट आप मानोगे जब मैं काफ़ी इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ तो मेरे को वो इन्वेस्टर्स बताते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की है, मैं SIP करता हूँ क्योंकि SIP बहुत अच्छा तरीका है टू इन्वेस्टिंग। तो मेरे को उस पर जवाब देना डिफिकल्ट आता है क्योंकि SIP इज a way of investing in mutual fund schemes. But the analogy that I wanted to share is SIPs become such a simple thing that people understand that they feel it's not risky. So, and it's the way of investing. So, SIP एक behavior pattern हो गई है and people to invest. Like you rightly said कि थोड़ा investors को patience नहीं रहती है SIP में। आई वॉन्ट टू जस्ट टेल इन्वेस्टर्स के देखो, आज के दिन पे अगर हम SIP करते हैं तो यूजुअली SIPs यू कैन स्टार्ट विद लो टिकट साइजेस। आप 1,000 रुपए की भी SIP चालू कर सकते हो या आप ₹1,00,000 की भी SIP कर सकते हो, बट आप यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 1,000। अ फ्यू फंड हाउसेस आर इवन अलाउइंग 100, बट यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल मनी। तो आज अगर हम देखें, आई कम फ्रॉम बॉम्बे, तो and when I go out for a movie with my family, तो मेरे को लगता है when I go for a movie 3-4 हज़ार रुपए तो ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं। एक तो टिकट्स महंगी होती है और आजकल तो पॉपकॉर्न टब ही 500 रुपए के आते हैं, राइट? सो व्हेन यू गो फॉर अ मूवी यू आर रेडी टू स्पेंड 3-4 thousand on just watching a movie. Now that whether that gives you a gratification, I don't know, but if you say watch one movie less and maybe see it on OTT,
and you invest that 3-4 thousand every month, maybe what you will see after 5 years will surprise investors. तो एसआईपी की ब्यूटी क्या है कि आपको पॉकेट या वॉलेट को हिट नहीं करती. हम एज कंज्यूमर्स ये 3-4-5 हजार स्पेंड कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग. Thinking. You should continue investing that same amount of say 5,000 for maybe 4-5 years, and when you will see your corpus, you will be very surprised how large it can become. So my request to all investors कि आप जब एस आई पी में डालते हो तो आप ये थॉट से डालिए कि मेरे को ये पैसा 3 या 5 साल तक देखना नहीं है. वेदर ये फंड अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, ये कैटेगरी अच्छी कर रही है नहीं कर रही, वो तो आप अगर 6 महीने में डिसाइड कर दोगे तो गलत हो जाएगी, राइट. तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है. 3-5 साल के व्यू से डाल दीजिए, और जैसे मैंने बताया एक गोल के साथ आप अगर अलाइन कर दीजिए. पुट अ सिंपल गोल. आई वांट टू maybe go to Singapore as a holiday, so let me invest 5,000 a month, and after maybe 3 years your entire family can go to Singapore. So very simple goals put for yourself, and continue investing. Maybe after 3 years, once you have the enough money, then take the money, and gratify yourself or enjoy your investing behavior. But don't change after 6 months, because then you will be able to go only to Goa and not to Singapore. So be aligned to your goal, and आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी. Yeah. I was just doing a workshop yesterday where this person asked me कि मैम आप इतना बोल रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, लेकिन अगर मैं अपना प्रेजेंट को ही एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं फ्यूचर पैसा बचा के क्या करूंगा. मैंने तो उसको बोला प्रेजेंट भी कि इंजॉय आपको करना कौन ही बोलता है कि चाहिए. हमने सारा पैसा इन्वेस्ट करिए. हाँ जी, मैं बोला प्रेजेंट तो एंजॉय करना ही चाहिए, बट थ्री फाइव करना ही थाउजेंड चाहिए. डजंट हर्ट एनीवन इन टुडेज टाइम. एग्जैक्टली. Yeah, exactly. Yeah. Okay. So, Vaibhav, I'm sure आपने जो है बहुत सारे market cycles देखे होंगे, and as an investor, I'm sure you've been investing for so many years. तो जब markets नीचे जा रही होती है, जब economic condition is not that good, तो आप अपने equity funds को कैसे manage करते हैं? So Namrata, it's a very good question. And actually, the moment you think कि you know markets, then markets has the ability to surprise you. So I've been investing in stock markets now for 18 years, and I thought maybe after 3-5 years I'll become an expert. But market keeps teaching you every day. So in markets, be a student, respect the market, try to learn every day something new from market. That's a thought that I have while I keep investing. One thing that I have learned, which I want to give an experience, is कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर एक अच्छी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बना देते हैं, देन इक्विटी में आप ओवर एलोकेट नहीं करते हो ना अंडर एलोकेट करते हो. सो अगर मार्केट नीचे जाती है और आप ओवर एलोकेटेड नहीं हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. प्लस यू शुड ऑलवेज हैव सम मनी पार्क्ड एज इधर इमरजेंसी मनी और सरप्लस to take advantage of corrections in markets. Yeah. So all of us keep saying that the eighth wonder of the world is compounding, but I would say another wonder of the world which is underrated is rebalancing. तो जब मार्केट सपोज आपने डिसाइड किया कि मेरा इक्विटी एलोकेशन 60% होना चाहिए और मार्केट 30-40% बढ़ जाती है, तो आपका एलोकेशन इक्विटी का 60 से 80 हो जाता है. You should bring that 80 back to 60 and rebalance your portfolio. Similarly, अगर markets करेक्ट हो जाती है 30-40% और आपका इक्विटी एलोकेशन 60 से 40 हो जाता है, then please invest more in equities and bring that 40 to 60. Because if you do that, over long periods of time, we've seen market cycles reviving and equity as an asset class being able to generate maximum return. तो आप ओवर एलोकेट मत करिए, अंडर एलोकेट मत करिए, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स. सो Okay. इफ यू इन्वेस्ट विद ओनली इन फ्यू स्टॉक्स और फ्यू फंड्स, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो सकता है.
अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए तो 6-8 फंड्स में करिए, अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं इन्वेस्ट तो 20-25 स्टॉक्स में करिए एटलीस्ट। तो आपका क्या है, दो चार चीज अगर नहीं चलती तो आपके पूरे रिटर्न्स को पुल नहीं कर देती नीचे। तो आपके रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। अगर आप ये दो तीन चीज करोगे तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को काफी अच्छा कर दोगे। एंड वन थिंग, ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट इज द इंटेलिजेंस ऑफ ऑल ऑफ अस कंबाइंड। तो आप कुछ शेयर खरीद रहे हो तो कोई कोई बेच रहा है, राइट? तो वो भी आदमी को आप समझिए स्मार्ट है कि वो बेच रहा है, तो उसका भी कोई व्यू होना चाहिए। तो always respect the market because it's collective intelligence of all. But when you do it with discipline, you will get a very good investment experience. Sure. So, based on your experience with so many investors that you would be meeting, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एंड ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम उन गलतियों को अवॉइड कर पाएँ? One of the things we discussed was आपका investment behavior, which is if you change the behavior, तो many things can be avoided. So let me give few mistakes I think so which investors do, and I have also done a lot. So it's not that I have also not made mistakes. All of us do make mistakes. It's when you do investments, it happens with everyone. So only thing you should be doing कि आप dispassionately आपकी मिस्टेक्स एडमिट करके करेक्टिव एक्शन थोड़ा जल्दी ले लीजिए। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो एज इन्वेस्टर्स कोई स्टॉक अच्छा करता है या म्यूचुअल फंड अच्छा करते हैं तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं ले लेता हूँ, बैंक में डाल देता हूँ। और कोई चीज़ अच्छा नहीं करती उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हो। तो अगर शेयर प्राइस 50, 60, 70% घट गया तो आप अज्यूम करोगे नहीं इसका तो प्राइस आएगा ही, एंड यू बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दैट। और आप शायद वो स्टॉक को 10 साल रख दोगे, बट जो बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसमें आपको 15-20% बन गया वो आप शायद 3-6 महीना ही इन्वेस्ट करोगे। तो ये बहुत ही ऑपोजिट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसमें आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे वो आपको इमीडिएटली बेच देना चाहिए। So that's the first, because you have to invest in companies which can create wealth. Second is herd mentality जो मैंने देखी है, और एक मेरे को ये फेमस ओनिडा की एड याद आती है कि ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने एक अच्छी गाड़ी ले ली, मर्सिडीज ले ली, BMW ले ली, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं, और फिर मैं मेरा ज्यादा पैसा मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दूं। तो शायद उसने तो बेच के गाड़ी खरीदी है और आप आज पैसा डाल रहे हो। तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, नॉट योर नेबर, नॉट योर फ्रेंड और एनीवन। सो डोंट लुक एट अदर्स, डोंट फॉलो अदर्स वाइल इन्वेस्टिंग। सो आज सबसे फेवरेट कैटेगरी एक्स है, तो सब जन वो खरीदना चाहते हैं। जैसे पीपल वर बाइंग क्रिप्टो, यू नो व्हाट हैपेंड। Yeah. So don't look at a fad or don't get caught in herd mentality. Third thing which I have learned, Namrata, is that investors है ना एक नंबर के साथ फिक्सेटेड हो जाते हैं। तो सपोज मैंने एक शेयर लिया 100 पे, और वो प्राइस जब तक 100 के ऊपर नहीं होता तो मैं उसको पकड़ के रखता हूँ, Yeah. या मैं सोचता हूँ कि नहीं वो प्राइस आएगा तब तक लेट मी होल्ड, और ये प्राइस होगा तब आई शुड होल्ड। सो एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड टोल्ड मी कि यू स्टार्ट अज्यूमिंग कि आपका लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस इज योर परचेज प्राइस, एंड देन यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं आज के भाव पे ये स्टॉक खरीदूंगा। तो अगर आपका आंसर is a no, then you should not hold the stock now. You should sell it today only. So if you cannot buy the stock today, there is no point holding that stock. You should ideally exit the stock. So I think so. These are few small investor behavior changes. Actually, we can go for hours talking what can be changes in investor behavior, because all of us, including me, make a lot of small mistakes.
बट दीज थ्री फोर Yeah. स्मॉल थिंग्स इफ वी चेंज, आई थिंक सो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हो जाएगा. I think if I may just add one more to the list that you mentioned, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस जिसमें ना लोग अगर आपने कोई अच्छा रिटर्न्स बना लिया एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है कि आई एम वेरी गुड एंड मैं ही एक्सपर्ट हूँ एंड वी डोंट गिव क्रेडिट टू द मार्केट राइट वी जस्ट बिलीव दैट यू आर आई एम एन एक्सपर्ट एंड आई एम गुड एट एवरीथिंग सो आई एक्चुअली थिंक अवॉइडिंग 2021 में दैट ये हो गया था. काफी जन को लगा या हम ही वी आर द किंग्स ऑफ मार्केट. सो यस as I said, market is smarter than all of us. समटाइम्स So yeah. I think sometimes we should give credit to the market. We should give credit to luck. It does play a role. absolutely. Yeah, fair. Okay, so I think just the last question almost. Just give us how your journey was in the investment space. आपने already बोला, you've told us about how to tackle bad market situation, but just tell us a little bit about your journey and some books that you would recommend for our investors, and then we're done with the questions. Thanks. So actually, I started my journey about 18 years back. So I'm now becoming an adult in stock markets. But when I started with stock market because this was one place I found very fascinating. And I still find markets very fascinating. बहुत इंटरेस्टिंग है, रोज कुछ सीखने को मिलता है. So journey I would say has been very nice. When I started, markets was at about 3,000 levels on Sensex. So currently it is 67,000. You can really imagine in an 18-20 year period. I'm sure, like you said, you've been also tracking markets for 20 years. In 18-20 Yeah, years, you've actually made 20 times your money. This yeah, kind of returns are unimaginable, and this is because of power of compounding. So my journey, I think when I started, I went here, I came here because I found it very exciting. I still find it a very exciting. Uh, yeah, but I've learned a lot over all these years. And the only thing that I can say is be very disciplined and follow asset allocation. Then a lot of things will happen. And things or people that really influenced me. So I really consider Warren Buffett a great example of investing. अगर आपको मार्केट्स के बारे में कुछ भी सीखना है तो आप वॉरेन बफे के छोटे छोटे कोट्स पढ़ लीजिए. And these quotes will not take even 30 seconds. I know a lot of people don't have the patience to read a book for long time. आप उनके छोटे कोट्स पढ़ लीजिए, 30 सेकेंड में यू विल अंडरस्टैंड मार्केट्स. So he has over the years through all the AGMs that he's done for Berkshire Hathaway given some lessons on investing. Read through some of the quotes of investing. They will give you phenomenal knowledge. I think so. That kind of knowledge no books can give you. But if you still have the patience to read through books, couple of interesting books. As retail investors, one book is One Upon Wall Street by Peter Lynch, who used to be a very famous fund manager. He tells you as a retail investor how you can spot opportunities in front of you. So you are in any town, any city. If you open your eyes, you will find five investment companies in front of you. Whether your wife is buying certain type of groceries and figure out कि नहीं यार यहाँ पे this stock will do well, or you see a lot of construction happening near your house and just see which company is doing it, and you see in different parts of your cities, and you will be able to identify and then do some sort of research on that. So it's a beautiful book which tells retail investors how they can also sort of make an investment. And lately I've been I had last read this book by Morgan Housel on philosophy of money, and like we said, investment behavior and how do you get your mind right. So it's a beautiful book कि आप आपके माइंड को अगर राइट तरीके से फोकस कराओगे तो आप पैसा कैसे yeah. बना सकते हो. सो दीज आर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स आई थिंक सो इन्वेस्टर्स कैन रीड. आजकल तो गूगल पे आप कुछ भी डाल दीजिए, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, एंड ओनली थिंग इज इन्वेस्ट रियली फॉर द लॉन्ग टर्म. Sure. Perfect. Thank you so much, Vaibhav. I mean,
I think it was a wonderful conversation. I'm very sure my investors को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. But thank you for your time, and I really want to thank you for that. So thank you. Take care. Sure. Thanks, Amrita, and thanks, Gro, for this opportunity. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Shah. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. So let's quickly summarize the points that we discussed with Mr. Shah. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है. एंड जो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं that fell the most in 3 years in the month of June to a lower than expected 12.4% year on year. Of course, with signs of the stress that's increasing in this particular struggling global economy. तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा? सो मिस्टर वैभव सेज कि IMF का डेटा देखें तो IMF सेज कि अगले साल जो है चाइना 5% से कम की ग्रोथ करेगा, वेयर एज इंडिया में 6% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. इंडिया का फोकस इज ऑन मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, PLI. एंड देखा जाए तो इंडिया इज ओवरटेकिंग चाइना इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फिर हमने ये डिस्कस किया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स थे इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो निफ्टी मैनेज टू सस्टेन इट्स रिटर्न्स एट 18.8% in FY22 and about -0.6% in FY23. तो मिस्टर वैभव सेज कि अगर हम पास्ट हिस्ट्री में देखें तो जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला है तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी है, लेकिन अब ये जो स्पेस है दैट इज गेटिंग टेकन ओवर बाय द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इसका मतलब ये है कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट FII इन्फ्लोज पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं एंड दे विल कंटिन्यू टू डू सो इन द फ्यूचर एज वेल. फिर हमने थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि जब भी स्मॉल कैप फंड्स का एक ब्लॉकबस्टर ईयर होता है उसके बाद इट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ बैड ईयर. तो मिस्टर वैभव सेज कि अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो ऑफ कोर्स पिछले 3 महीनों में हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी है, लेकिन हमने ऐसा समय भी देखा है कुछ साल पहले जब स्मॉल कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया था. तो जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं तो एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एंट्री पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप फंड्स में, और स्मॉल कैप फंड्स में जो 7 से 10 साल का टाइम होराइजन होना बहुत जरूरी है. फिर हमने थोड़ा मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि मल्टी कैप फंड्स हैव द एबिलिटी टू नेविगेट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस. तो सबसे पहले मिस्टर वैभव ने हमें ये बताया कि जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी, कंसिडर वॉलेटिलिटी एज योर फ्रेंड एंड नॉट एज योर एनिमी, क्योंकि जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट लोअर मार्केट लेवल्स. तो जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उसमें कम से कम 25% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में रहता है विद एन ऑप्शन टू इंक्रीज इट बाय अनदर 25%. और जो वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं तब जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो काफी स्टेबल माने जाते हैं, विच मीन्स कि वॉलेटाइल मार्केट में आपके जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं उसके कंपैरिजन में मल्टी कैप फंड्स आर डेफिनेटली बेटर ऑफ. फिर हमने थोड़ा SIPs के बारे में बात करी. द फैक्ट कि लोग अपनी SIPs को रोक देते हैं या पॉज कर देते हैं, स्पेशली द न्यूबी इन्वेस्टर्स जिनमें उतनी पेशेंस नहीं रहती है. तो मिस्टर वैभव सेज कि SIP एक बहुत ही अच्छा कल्चर है इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, क्योंकि SIPs जो है आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को काफी सिंप्लीफाई कर देते हैं. और इन्वेस्टर्स का जनरली मानना ये होता है कि अगर वो एक इक्विटी फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका रिस्क जो है वो कम हो गया है. एट द सेम टाइम आप SIPs एज लो एज 500 रुपए पर इंस्टॉलमेंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप एक SIP को अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ इन्वेस्ट करें. फिर हमने थोड़ा कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि जो कॉन्ट्रा फंड्स थे उन्होंने जून में नेट फ्लोज थे करीब 2239 करोड़ एज कम्पेयर टू मई जब कॉन्ट्रा फंड्स में नेट फ्लो थे करीब 582 करोड़. तो मिस्टर वैभव सेज कि जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं दे बेसिकली फोकस ऑन सच स्टॉक्स एंड सेक्टर्स जो आउट ऑफ फ्लेवर होते हैं. तो कॉन्ट्रा फंड्स में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, और कॉन्ट्रा फंड्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है. एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आप बैलेंस एडवांटेज फंड से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. देन वी आस्क्ड मिस्टर वैभव अबाउट हिज लर्निंग्स फ्रॉम द इक्विटी मार्केट एंड मिस्टर वैभव सेज कि सबसे पहले जो है एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर होना बहुत जरूरी है और सही असेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए. ही ऑल्सो सेज दैट वी शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म. मिस्टर वैभव सेज कि आप अगर मिस्टर वॉरेन बफे की कोट्स पढ़ेंगे सिर्फ उन्हीं से ही आपको इतना कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने को मिल जाएगा. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो. प्लीज डू कीप वॉचिंग दीज एपिसोड्स.
Do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.